हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से यूट्यूब ने मुझे एक मेडिकल ऑपरेशन होने से बचाया। यूट्यूब की वजह से मेरा एक मेडिकल ऑपरेशन होते होते रह गया। 4 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है उस प्रॉब्लम को दूर हुए और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिना ऑपरेशन के ही। तो वो यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस अपना मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर भी मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। यहाँ पर मैं जो कुछ भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, तो उस पर आप बिलीव ज़रूर करें, लेकिन पूरी तरीके से बिलीव करने से पहले आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर ले लें, तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, ये बात है मार्च 2018 की। मार्च 2018 का लास्ट वीक चल रहा था। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 24 या 25 मार्च के आसपास रहा होगा। तो मुझे एक प्रॉब्लम है वेदर एलर्जी की। जैसे ही वेदर चेंज होता है, जब गर्मी से सर्दियाँ आना शुरू होती हैं और सर्दी से जब गर्मी आती है तो मुझे कोल्ड हो जाता है, खांसी वगैरह हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो वो 4-5 दिन रहती है, उसके बाद में वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही मार्च का मंथ चल रहा था, सर्दियाँ जा रही थी, गर्मी आने का चल रहा था। तो मुझे उस टाइम पे कोल्ड हुआ और 4-5 दिन मुझे कोल्ड रहा। उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक था। कोल्ड हुआ, कोल्ड मेरा 5 दिन बाद ठीक भी हो गया, लेकिन जो मेरी नाक थी वो एकदम ब्लॉक थी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था ठीक से। तो मुझे बाबा जो थी ऑट्रिविन डालनी पड़ रही थी और जो जुकाम था, जो कोल्ड थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब मेरा जुकाम ठीक हो गया है, कोल्ड ठीक हो गया है, तो फिर ये नाक जो है मेरी क्यों बंद है। रात में सोते सोते अचानक से मैं उठकर बैठ जाता था, मेरा दम सा घुटने लगता था और फिर मुझे ऑट्रिबिन डालनी पड़ती थी और उसके बाद में मैं 2-3 घंटे के लिए ठीक हो जाता था। 2-3 घंटे बाद मुझे फिर से ऑट्रिबिन डालनी पड़ती थी। ऐसे करते करते करीब 5-6-7 दिन निकल गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोल्ड मेरा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, फिर मेरी नाक क्यों बंद है। तो फिर मैंने एक डॉक्टर को दिखाने का डिसाइड किया। तो एक ENT स्पेशलिस्ट के पास में मैं गया और वहाँ पर उन्होंने मुझे चेक किया। उन्होंने नोज़ में मेरी जो टॉर्च वगैरह डाल के चेक किया, बोले थोड़ा सा नोज़ में इन्फेक्शन है और उन्होंने मुझे 5-6 दिन की मेडिसिन दे दी थी और बोले कि थोड़ा सा एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक वगैरह मेडिसिन दी और बोले कि 5-6 दिन में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन 2 दिन मैंने वो उनकी मेडिसिन खाई, 3 दिन खाई, लेकिन 0% भी मुझे कोई उस पर फ़र्क पड़ता हुआ महसूस नहीं हुआ। और मैंने 2 दिन उनकी मेडिसिन और खाई, 2 दिन की और एक्स्ट्रा मेडिसिन मैं लेकर आया। तो पूरी 7 डेज़ की मेडिसिन मैंने खाई, लेकिन ज़रा सा भी फ़र्क नहीं हुआ। मुझे बार बार हर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जो था ऑट्रिबिन नाक में डालनी पड़ रही थी। तो अगर मैं वो ऑट्रिबिन में नहीं डाल रहा था तो फिर मेरी जो नाक थी वो बंद हो जाती थी और मेरा दम सा घुटने लगता था। मैं नाक से बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक और दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, शायद इनके समझ में ना आया हो। तो एक दूसरे डॉक्टर के पास में मैं गया। उनका नाम मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो एम्स, जो दिल्ली में एम्स है, उसके ENT डिपार्टमेंट के शायद वो HOD थे या कुछ मतलब किसी सीनियर पोस्ट पे वहाँ पे वो रह चुके थे। ऐसा उनके जो बोर्ड वगैरह लगा हुआ था उनके क्लिनिक के बाहर, तो उस पर लिखा हुआ था। तो उन्हें मैंने दिखाया तो उन्होंने मेरा नोज़ को चेक किया। बोले आपकी नोज़ में इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो नोज़ है उसके अंदर मांस बढ़ गया है और जो नाक की हड्डी है वो भी आई थिंक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है। तो फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि आप मेडिसिन अभी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप पहले एक डिजिटल एक्सरे अपना नोज़ का करवा लो। उन्होंने मुझे लिख कर दिया और बोले आप मेरे पास में ये एक्सरे लेकर आओ। तो एक्सरे कराने के लिए मैं गया। एक्सरे करा कर मुझे वहाँ पर एक्सरे हो गया। तो बोले ये आपको एक्सरे तो अभी हम दे देते हैं, रिपोर्ट हम इसकी सुबह को आपको देंगे। तो उन डॉक्टर के पास में नहीं गया। मैंने सोचा कि चलो एक्सरे पहले लेते हैं, रिपोर्ट वगैरह उसकी ले लेते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या निकलता है। जो डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं वो एक्चुअल में मेरे नोज़ में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो फिर मुझे उसकी रिपोर्ट भी मिल गई, एक्सरे की एक्सरा भी मुझे मिल गया। और जो उन्होंने रिपोर्ट में क्लियर उन्होंने वहाँ पर लिखा था कि नाक की जो हड्डी है वो थोड़ी सी यहाँ से बेंड हो चुकी है, इस साइड में थोड़ी सी, और नाक के अंदर उन्होंने बताया कि मांस भी बढ़ा हुआ है। तो वही चीज़ एक्सरे में निकल कर आई जो डॉक्टर ने उन्होंने मुझे बताया था। तो डॉक्टर साहब के पास में गया तो उन्हें मैंने दिखाया। उन्होंने रिपोर्ट तो पढ़ी भी नहीं, उन्होंने एक्सरा ही देख के बता दिया कि हाँ ये नाक की हड्डी आपकी बढ़ गई है, तो इसके लिए आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। जो मांस है नाक के अंदर तो इसको हम लेज़र से जलाएंगे, लेज़र से जला के ख़त्म करेंगे और जो हड्डी है वो आपको काट के हम निकालेंगे। थोड़ा सा मैंने उनसे प्रोसीजर पूछा कि किस तरीके से मतलब ऑपरेशन होता है, तो उन्होंने बताया भी कि थोड़ा सा ये यहाँ से काट के और इस तरीके से पूरा ऊपर को पलट दी जाती है ये चीज़, और फिर वहाँ से वो छोटा सा कुछ होता होगा उनके पास में एक टूल ऐसा, जिससे वो घिसकर उस हड्डी को छोटा करते हैं और लेज़र से जो है मांस को
जलाते हैं। तो फिर भी उन्होंने मुझे 3 दिन की मेडिसिन दी, बोले आप ये 3 दिन मेडिसिन खाओ और उसके बाद फिर आप आना, फिर हम ऑपरेशन करेंगे। तो 3 दिन मैंने मेडिसिन खाई जाकर, और 3 दिन के बाद में मैं अकेला ही डॉक्टर के पास पहुंच गया ऑपरेशन कराने के लिए। शाम के टाइम में मैं उनके पास में पहुंचा तो पता नहीं उनका मूड डॉक्टर का थोड़ा सा अपसेट मुझे लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, आप कल मॉर्निंग में मेरे पास में आ जाओ, तो सबसे पहला ऑपरेशन जो है मैं आपका ही कर दूँगा। तो उस दिन करीब 14 या 15 अप्रैल हो चुका था इस बात को। तो मुझे 17 अप्रैल को जाना था कश्मीर, एक मेरे कश्मीर में फ्रेंड है, उनकी शादी थी, तो उनकी शादी में मुझे जाना था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि मैं ऑपरेशन अगर करा लेता हूँ कल आकर सुबह मॉर्निंग में, तो कितना टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में, क्योंकि मुझे श्रीनगर जाना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि करीब मिनिमम आपको इसमें 7 डेज़ तो लगेंगे ठीक से रिकवर होने में, और आपको करीब 15 से 20 दिन का टाइम भी लग सकता है इसमें पूरी तरीके से रिकवर होने में। और करीब 30 से लेकर 35 हज़ार रुपये के आसपास उन्होंने मुझे ऑपरेशन का ख़र्चा भी इसके बारे में बताया था। मैं कि चलो ठीक है, अब प्रॉब्लम तो ये दूर करानी है। उस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करते थे, ये जो चैनल आप मेरा देख रहे हैं ये अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया है। और मेरा दूसरा चैनल है वो मैंने जून 2018 में शुरू किया था, मतलब ये जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी उसके करीब 3-4 महीने बाद मैंने शुरू किया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें टाइम लगेगा। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं तो अभी 2 दिन बाद जाने वाला हूँ श्रीनगर, तो फिर मेरा तो टिकट वगैरह मैंने फ़्लाइट के किए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर आप एक काम करो कि आप श्रीनगर जाओ, मुझे 1 हफ़्ते के लिए जाना था। बोले या आप 1 हफ़्ते वापस आकर फिर आप ऑपरेशन कराना तो बेटर होगा, तब तक आप ऑट्रिविन डाल के अपना काम चलाते रहो। तो डॉक्टर साहब को दिखाकर मैं जब घर वापस लौटा तो घर पे मेरी वाइफ यूट्यूब पे ही देख रही थी इस मेरी प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब सांस तो मैं नाक से बिल्कुल ले ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल एकदम दोनों साइड मेरी ब्लॉक थी। तो उन्होंने यूट्यूब पे देखा, तो यूट्यूब पे उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पता लगा। तो एक यूट्यूब पे चैनल है, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर हैं ये डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह। अगर आपने इनके वीडियो देखे होंगे शायद यूट्यूब पे, तो उस टाइम इनके 25,000 करीब सब्सक्राइबर हुआ करते थे, लेकिन आज इनके 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो उस टाइम बहुत कम सब्सक्राइबर थे। उस टाइम इनका रिसेंटली चैनल इन्होंने भी शुरू किया था। तो इनका वीडियो देखा इन्होंने, कुछ जो ये नाक में मांस बढ़ जाता है, हड्डी बढ़ जाती है, तो उसकी मेडिसिन वगैरह इन्होंने बताई थी। तो मेरी वाइफ बोली कि आप एक काम करो कि हम लोग कश्मीर तो जा ही रहे हैं 1 हफ़्ते के लिए, तब तक आप ये मेडिसिन होम्योपैथिक की खाकर देख लो, हो सकता है कि इससे कोई फ़ायदा हो जाए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये यूट्यूब पे ऐसी बेकार चीज़ें बताते हैं लोग और कोई फ़ायदा तो इससे होने वाला नहीं है। फिर भी मेरी वाइफ ने कहा कि आप एक बार ट्राई तो करो, जब हम 1 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं, 1 हफ़्ते आपको कोई मेडिसिन भी नहीं खानी है, सिर्फ ऑट्रिविन नाक में डालनी है, तो फिर आप ये मेडिसिन टेस्ट करके देख लो, क्या पता है इसका फ़ायदा आपको इसका मिल ही जाए। तो मुझे लगा कि यार बात तो सही है। तो फिर मैं जैसे ही जो मेडिसिन उन्होंने बताई थी, मैंने फ़ौरन मेडिकल गया और मेडिकल से वो मेडिसिन मैं लेकर आ गया। SBL कंपनी जो इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मैं लेकर आया। मेडिसिन कौन कौन सी मैंने यूज़ की थी वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो मेडिसिन वो SBL की मैं लेकर आ गया, 3 अलग अलग मेडिसिन थी। तो श्रीनगर में अपने साथ में ले गया, और 1 हफ़्ते बाद जब मैं वापस लौटा तो मुझे कोई ऐसा उसमें ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि मुझे कुछ इसमें मेरे प्रॉब्लम दूर हो रही हो इससे। तो फिर भी मुझे लगा कि यार होम्योपैथिक की दवाई थोड़ा सा लेट असर करती है, तो कम से कम 1 महीना ट्राई इसको करके देखते हैं। अगर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यार वो इस तरीके से काट के वो ऑपरेशन करेंगे, पता नहीं कुछ बिगड़ जाए, कुछ और मेरा चेहरे का फेस का कुछ शेप बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें थोड़ा सा डर भी मुझे उसके बारे में लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो 1 महीने ये मेडिसिन ट्राई करके देखते हैं होम्योपैथिक की, अगर इससे ठीक होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर ऑपरेशन आखिरी रास्ता तो इसका है ही, वो हम करवा ही लेंगे। तो कश्मीर से आए हुए मुझे 1-2 दिन वापस हो चुके थे, और उन डॉक्टर का भी मेरे पास में फ़ोन आया, क्योंकि उन्होंने सब मेरा नंबर वगैरह नोट किया था। उनका मुझे कॉल आया कि आप आए नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं मैं अभी श्रीनगर में ही हूँ। मैंने उनसे झूठ बोल दिया था कि मैं अभी श्रीनगर में ही हूँ, मैं आया नहीं हूँ, जैसे ही आऊँगा तो मैं आपसे ऑपरेशन कराने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो 1 हफ़्ते बाद जब मैं श्रीनगर से वापस आ गया था, तो उस टाइम मैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे रिस्ट वॉच और हैंड बैग की सेलिंग किया करता था। तो वो मैंने अपना ब्रांड उसमें रजिस्टर कराया हुआ था। तो मुझे एक वहाँ से ऑर्डर मिल गया था श्रीनगर से। जब मैं पहले शादी अटेंड करने गया था तो वहाँ में किसी पर्सन से मेरी बात हुई, तो उन्होंने जब उन्होंने अपने मेरे काम के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, तो उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया। तो वो ऑर्डर जो था मैं खुद ही लेकर गया अपने साथ में, कुरियर से मैं भेजना नहीं चाह रहा था कि पता नहीं वो कुरियर से ठीक से पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, क्योंकि 1-2 कुरियर मैंने वहाँ भेजे थे, मेरे मिसप्लेस हो गए थे।
तो मुझे लगा कि मैं चलो खुद ही डिलीवर करके आता हूँ, तो मैं खुद ही डिलीवर करने चला गया था। जान पहचान के ही थे मेरे फ्रेंड की, एक्चुअली वो जान पहचान के थे, तो उन्हें मैं खुद ही देने चला गया। और मैंने सोचा कि चलो 2-4 दिन में कश्मीर और रहकर आऊँगा। तो उसके बाद मैं करीब 17-18 दिन श्रीनगर में रहकर आया, और जो SBL की मेडिसिन मैं अपने साथ में वो ले गया था। और क्या हुआ कि जिस टाइम मैं जा रहा था तो जाते ही वो रास्ते में जो थी मेडिसिन वो मुझसे खो गई, क्योंकि जम्मू पहुंचकर मैं बाई ट्रेन गया था, ट्रेन से जम्मू तक गया। जम्मू से मैं छोटी छोटी जो टाटा सूमो है और स्कॉर्पियो है, टवेरा जैसी गाड़ियां जो थी वो जाती थी श्रीनगर, तो उनमें बैठकर मैं जा रहा था। और रास्ते में अपनी वो मेडिसिन मैंने निकाल कर रखी हुई थी कि मैं अपनी मेडिसिन को बहुत मैं केयरफुली उनको खा रहा था, ताकि वो टूटे ना उसकी चेन, क्योंकि हमें पता है कि मेडिसिन को आप टाइमली अगर खाते रहें तो वो असर ज़रूर करती है। तो वो गलती से जो थी मेडिसिन जब मैं श्रीनगर जाकर उतरा, मेरे वो गाड़ी में ही मुझसे छूट गई और मैं भूल गया। तो मतलब 17-18 दिन में बिना मेडिसिन के ही वहाँ पे रहा, और सिर्फ ऑट्रिबिन डाल कर ही मैंने वहाँ पर 17-18 दिन गुजारे। उसके बाद में मैं वापस जब लौट कर आया दिल्ली, तो फिर मैंने SBL की मेडिसिन नहीं ली, मैंने जर्मन मेडिसिन ली, जो कि जर्मन की ये वाली शीशी आती है। ये एक दूसरी प्रॉब्लम की है, जो सूखी खांसी होती है उसकी ये मेडिसिन है। तो ये डॉक्टर रेक वेक जो है आते हैं, इसकी है ये जर्मन मेडिसिन है। तो ये जर्मन मेडिसिन वो लेकर आया मैं, जो सेम नाम से मिलती हैं। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मुझे करीब आप मान कर चलिए कि 24 घंटे में 10 से 15 बार ओट्रिबिन डालनी पड़ रही थी। हर 1-1.5 घंटे बाद मुझे ओट्रिबिन नाक में डालनी पड़ जाती थी। रात में 3-3 4-4 बार उठ कर डालनी पड़ती थी, तो काफ़ी मुझे उससे प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब मैंने ये जर्मन मेडिसिन खाना शुरू की और मुझे करीब 1 हफ़्ता ही हुआ था, तो 1 हफ़्ते में क्या हुआ कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी, जो मैं बार-बार ओट्रिबिन अपनी नोज़ में डाल रहा था, तो उसकी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे जो थी घटने लगी। जो मैं हर घंटे डाल रहा था वो फिर 2-3 घंटे पे होने लगी। ऐसे ही मैंने जब 15 दिन मेडिसिन खाई, तो उसके बाद में हुआ कि 3-4 घंटे बाद मुझे ओट्रिबिन नाक में डालनी पड़ रही थी। और फिर जब मैंने 1 महीना वो मेडिसिन खाई, तो फिर उसमें जो था फ्रिक्वेंसी उसकी और ज़्यादा कम हो गई। फिर मुझे 5-6-7 घंटे बाद मेडिसिन में वो ओट्रिबिन नाक में डाल रहा था। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो मेडिसिन है वो ज़रूर मुझे यहाँ पर फ़ायदा कर रही है। तो ऐसे ही करीब मैंने 2 महीने तक खाई, और 2 महीने के बाद ये हुआ कि जो ओट्रिबिन थी वो धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ओट्रिबिन डालना मैंने बिल्कुल बंद कर दी, एकदम से नॉर्मल मुझे होने लगा। फिर भी थोड़ा सा मुझे टाइटनेस यहाँ पर महसूस होती थी। और उसके बाद जो था, मतलब मेरी नाक जो थी वो खुल गई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो मैं कंटिन्यू अपनी मेडिसिन को चलाता रहा, कि मुझे लगा कि अब मैंने इनको, ये डॉक्टर जो विक्रम कीर्ति का जो मैंने वीडियो देखा था, तो इनको मैंने कमेंट में मैसेज भी किया कि मुझे ये मेडिसिन कितने दिन खानी है, तो इनका रिप्लाई उस पर नहीं आया। तो मैं इसको कंटिन्यू खाता रहा मेडिसिन को, और करीब 8-9 महीने मैंने कंटिन्यू खाई, क्योंकि होम्योपैथिक की मेडिसिन अगर ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करनी है तो वो काफ़ी दिन खानी पड़ती है। तो करीब 8-9 महीने ये मेडिसिन मैं लगातार खाता रहा, और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल एकदम से दूर हो गई। 8 महीने बाद मैंने जो मेडिसिन थी वो धीरे धीरे अपनी बंद कर दी। पहले मैं जिस टाइम खा रहा था तो वो उतने टाइम ना खा के धीरे धीरे मैंने वो मेडिसिन को बंद किया, एकदम से बिल्कुल मैंने उसको बंद नहीं किया। तो जैसे मैं 3 बार अगर खा रहा हूँ तो वो पहले 2 बार किया मैंने, फिर उसको 1 बार किया। इस तरीके से मैंने उस मेडिसिन को ख़त्म किया, और मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। और उसके बाद एक चीज़ मुझे और देखने को मिली कि 4 साल का टाइम हो गया है, 2018 से लेके अब आ गया है, और तब से लेके मुझे आज तक दोबारा कोल्ड नहीं हुआ है। हाँ, अभी थोड़ा सा जो फर्स्ट वाला लॉकडाउन लगा था, इसमें मुझे PND की प्रॉब्लम हुई थी, यानी कि पोस्ट नज़ल ड्रॉप, जिसमें जो म्यूकस हमारे बनता है तो वो पतला होकर जो हमारे हलक में अंदर जाता रहता है, अंदर से नाक में से होकर वो बहता रहता है। आपने अगर मेरे उस दूसरे चैनल पे अगर वीडियोस देखी होंगी, उसमें उस टाइम मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, गला मेरा बहुत ख़राब हुआ था। तो 15-20 दिन मुझे उसमें प्रॉब्लम रही थी। तो ये 8 महीने मैंने जब दवाई खाई, मैंने दोबारा एक्सरे नहीं करवाया अपना कि मेरी जो नाक की हड्डी ठीक हुई है या नहीं हुई है। मुझे खुद लगने लगा मेरी नाक जो एकदम से खुल गई है, तो मुझे लगा कि वो ठीक ही हो गई होगी। तो जब मुझे अभी 2020 में, तो अभी जब ये फर्स्ट वाला लॉकडाउन लगा था, तो इस टाइम मुझे जब PND की प्रॉब्लम हुई, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया। उसमें उन्होंने मुझसे फिर से वो एक्सरे कराया। जब एक्सरे कराया तो उसमें वो चीज़ नहीं आई। डॉक्टर से मैंने पूछा कि इसमें कुछ ऐसा है, आपको महसूस हो रहा है कि मेरी नाक में मांस बढ़ गया है, या इसमें कुछ मेरी हड्डी नाक की टेढ़ी है या कुछ बढ़ गई है। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, एकदम से बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले वाला जो एक्सरे हुआ था उसमें हड्डी बढ़ी हुई आई थी, और जो 4 साल बाद जब ये एक्सरे हुआ 3-4 साल बाद, तो इसमें हड्डी बढ़ी हुई है नहीं आई थी, यानी कि वो
बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो ये नोज़ में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि मांस बढ़ गया है या फिर हड्डी बढ़ गई है, तो इसका अगर एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो ये दोबारा फिर से चीज़ हो जाती है, दोबारा से मांस फिर से बढ़ जाता है। तो इस बीमारी को जड़ से ही ख़त्म करना पड़ता है तो ही बेटर होता है। ऑपरेशन इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेशन से ये चीज़ दोबारा फिर से हो जाती है। ऐसा कई लोगों से मैंने सुना, कई लोगों ने बताया, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उस तरीके की फिर हम उसके बारे में सर्च करते हैं। तो कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, कुछ रिलेशन में भी थे, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने ऑपरेशन कराया था और उसके बाद में दोबारा से फिर से उन्हें वो प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऑपरेशन मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं लग रहा था, मुझे इसको बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म करना था। तो मेरी जो ये प्रॉब्लम थी ये होम्योपैथिक की मेडिसिन से दूर हो गई। अब जो ये प्रॉब्लम होती है नोज़ में मांस बढ़ने की, हड्डी बढ़ने की, तो ये अलग अलग स्टेज की हो सकती है, अलग अलग इसकी कंडीशन हो सकती हैं, अलग अलग तरह की फिर उसके लिए मेडिसिन आती हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो थी, लेकिन स्टार्टिंग एज में थी आई थिंक, तो मेरी जो थी ये जल्दी ठीक हो गई। तो जो मेडिसिन उन्होंने अपने इस वीडियो में, उनका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो काफ़ी सारी मेडिसिन उन्होंने बताई हैं। उसमें कई सारी कंडीशन है कि अगर आपकी जो नाक बह रही है, आपको मांस तो बढ़ ही गया है, साथ में नाक भी बह रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, नाक नहीं बहती थी, छींकें नहीं आती थी। तो कई सारी मेडिसिन थी। अब मुझे इसमें ये भी पता नहीं था कि कौन सी मेरे लिए ठीक रहेगी, तो मैं 3 मेडिसिन लेकर आया था, तो वो तीनों मेडिसिन मैंने कंटिन्यू खाई थी। तो एक थी इसमें थूजा 200 मेडिसिन, तो मैं ये 2 बार खाता था, सुबह को और शाम को। और एक थी लेमिना माइनर 200, ये भी मैं सुबह शाम खाता था। और एक थी ट्रीकुरियम 30, तो ये मैं दिन में 3 बार खाता था। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है होम्योपैथिक मेडिसिन में कि आपको खाना खाने से 1 घंटा बाद ही खानी है, या आधा घंटा बाद खानी है, या खाना खाने से 1 घंटा पहले खानी है, या आधा घंटा पहले खानी है, इस तरह का बताया जाता है। मैंने बहुत केयरफुली इन मेडिसिन को खाया था। मैं खाना खाने के 1 घंटे बाद मेडिसिन खाया करता था, और एक मेडिसिन खाने के बाद दूसरी मेडिसिन में भी 1 घंटे का गैप में दिया करता था। तो जो थूजा 200, लेमिना माइनर 200, ये सुबह को नाश्ता करने के बाद में, ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद में खाता था, 1 घंटे के डिफरेंस पे। और जो ट्रीकुरियम 30 है, ये मैं फिर लंच के 1 घंटे बाद खाता था। और थूजा 200, लेमिना माइनर 200, ये फिर रात को मैं डिनर करने के बाद में 2 बार खाता था। तो वैसे मैंने करीब 8 महीने तक ये 3 मेडिसिन खाई थी। उस टाइम ये 95 रुपीज़ की एक आती थी, इतनी बड़ी शीशी, और ये करीब 1 महीना ये एक शीशी चल जाती है। आई थिंक 11 ml की होती है, तो ये 1 महीने तक ये जो इसकी शीशी होती है ये चल जाती है। ऐसे ही ये आती है जर्मन मेडिसिन में। तो ये मैंने 8 महीने तक खाई थी, और उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है, और तब से लेके मुझे आज तक दोबारा कोल्ड भी नहीं हुआ है। ये भी कमाल की बात है, वो पता नहीं इन मेडिसिन की वजह से हुआ है या पता नहीं क्या रीज़न होगा, लेकिन मेरा जो कोल्ड था वो ज़रूर से ख़त्म हो गया। लेमिना माइनर 100 और ये ट्रीकुरियम 30 जो मेडिसिन है, तो ये तो बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, नज़ल प्रॉब्लम के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन जो थूजा 200 है वो कई सारी और भी बीमारियों में यूज़ की जाती है। आपकी बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल कुछ इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको ये कंट्रोल करती है, उसको ये ख़त्म करती है। ऐसे मस्से अगर निकल रहे हैं, या पिंपल्स आपके ज़्यादा हो रहे हैं, या हड्डी बढ़ गई है नाक की, या कहीं की भी कोई हड्डी बढ़ रही है, तो उसको भी थूजा 200 जो मेडिसिन है वो अलग अलग पावर में आती हैं, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है, उसको लेवल में लेकर आती है। तो मेरे जो नाक की हड्डी जो बड़ी थी वो आई थिंक जो थूजा 200 थी उसी ने ही उसको लेवल में लेकर वो आई, उस बड़ी हुई हड्डी को उसने कम कर दिया। तो होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी बढ़िया है। अभी यहाँ पर मुझे 15-20 दिन पहले काफ़ी खांसी हो रही थी, वही जब वेदर चेंज होता है तो खांसी होना शुरू होती है। नवंबर में जब ठंड आना शुरू होती है तो वेदर चेंज हुआ, मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई। कोल्ड नहीं होता है, जब से मैंने वो मेडिसिन खाई है मुझे जुकाम तब से आज तक नहीं हुआ है, कोल्ड बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, खांसी कफ जो है मुझे ज़रूर हो जाता है, तो उसके लिए ये मेडिसिन मैं लेकर आया था। इन डॉक्टर विक्रम कीर्ति ने बताई थी अपने वीडियो में। तो उसका हर एक बीमारी के वीडियो के इनके चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो अब बाकी और भी डॉक्टर हैं, उन्होंने वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन मैं उनके नहीं देखता हूँ, मैं इनके ही देखता हूँ। ये जो बताते हैं मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती हैं। तो सूखी खांसी में 1200-1500 रुपये की 2-3 डॉक्टर को दिखा के दवाई खा चुका था, खांसी मेरी दूर नहीं हो रही थी। अभी की बात है, जस्ट 15-20 दिन पहले की, तो इनकी फिर मैंने मेडिसिन खाई, तो फिर मेरी जो खांसी थी वो भी दूर हो गई। अभी ये मेडिसिन मेरे पास में रखी हुई भी है, काफ़ी सस्ती आती है। ये 120 रुपये 125 रुपये की ये मेडिसिन मिलती है, और 1 महीने के लिए काफ़ी होती है। अच्छा, आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाने के लिए अगर जाएंगे तो वहाँ पे वो
कुछ वो आती है ना गोलियाँ, वाइट कलर की गोली आती है, खांड की, कच्ची खांड की गोलियाँ होती हैं, उसमें डालकर वो बूंदे देते हैं। वो इतनी इफेक्टिव मुझे लगता है कि नहीं रहती है। मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही पिया करता था। तो जो थूजा 200 है और जो लेमना माइनर 200 है, उसकी 2-2 बूंद ऐसे ही मैं डाल लिया करता था अपनी ज़बान पर। और जो ट्रिक्रियम 30 है तो उसकी करीब 5 बूंद डालना पड़ती थी, क्योंकि वो कम पावर की है। और दिन में मैं 3 बार खाया करता था, सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको मैं लिया करता था। और जो 200 की है तो इसको 2-2 बूंद, और जो 30 पोटेंसी में आती है उसको मैं लेता था उसकी 5 बूंद। और इसको अगर आप पानी में मिला के लेंगे तो वो और फ़ायदा करती है, ऐसा ये डॉक्टर साहब ने बताया हुआ है। तो जब मेरा ये प्रॉब्लम दूर हो गई थी तो मैंने काफ़ी बड़ा सा इनको कमेंट में मैसेज किया था कि आपकी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम दूर हुई है। हालांकि कभी उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो तब से मेरा यही है, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन ही ले लेता हूँ। कि जाके यूट्यूब पे सर्च करता हूँ मैं इनका चैनल, और वहाँ पे देखता हूँ कि इन्होंने किस प्रॉब्लम के बारे में क्या मेडिसिन बताई है, वही मैं ले आता हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन भी मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं है वो नहीं खाता हूँ, ज़रूर खाता हूँ कुछ केसेस में। लेकिन इन्होंने मुझे ज़रूर उस ऑपरेशन से बचा लिया। अगर मेरी वाइफ ने वीडियो सर्च ना इनका किया होता तो शायद मैं ऑपरेशन कराने के लिए सुबह को उनके पास में चला ही गया था एक तरीके से मैं। अगर वो मेरा कश्मीर जाना अगर उस टाइम पे नहीं होता तो डेफ़िनेटली मैंने ऑपरेशन करा लिया होता, और उसके बाद भी पता नहीं वो प्रॉब्लम दूर होती या नहीं होती। आज तक मुझे यकीन नहीं होता कि मैं एक ऑपरेशन से इस तरीके से बच गया। पैसा भी उसमें 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आ ही जाता, और उसमें ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है, क्योंकि यहाँ से काट के वो इस तरीके के ऊपर को पलट के और फिर वो पता नहीं किस तरीके से करते होंगे। मुझे तो बहुत डेंजर लगता है। और यूट्यूब का इसके लिए मैं बड़ा एहसानमंद रहूँगा हमेशा कि मुझे ऑपरेशन से बचाया, और ऊपर वाले का भी कि मेरा एक ऑपरेशन जो था यूट्यूब की वजह से होते होते रह गया। तो ये जो पूरा वीडियो है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और आप भी चाहें, अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम अगर आपको है, या आपकी भी हड्डी बढ़ गई है, मांस बढ़ गया है, तो आप ज़रूर से मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन एक बार आप जो है एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की राय आप ज़रूर ले लें। ये डॉक्टर कीर्ति विक्रम जो है, आई थिंक जयपुर में है या कहाँ पर है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। इन्होंने 1-2 वीडियो में अपने बताया, आई थिंक ये जयपुर में ही है। तो आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से तो कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी जो कंडीशन है उस पर कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग इसमें मेडिसिन होती हैं। तो SBL कंपनी की जो मेडिसिन आती है उस पर मेरा उतना ज़्यादा असर उन्होंने मुझे नहीं किया। काफ़ी दिन मैंने ट्राई करके देखी, उसका मुझे 0% रिज़ल्ट मिला था। लेकिन जब ये जर्मन वाली जो मेडिसिन मैंने खाई थी तो इनका ज़रूर से मुझे फ़ायदा हुआ बहुत ही जल्दी। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेरी बताई बातों पे बिलीव ज़रूर करें, लेकिन एक्सपर्ट की राय आप ज़रूर से ले लें तो बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया कि आखिर 4-4.5 साल बाद मैं इस चीज़ का वीडियो क्यों बना रहा हूँ। 4 साल 8-9 महीने करीब हो चुके हैं। तो पहले मैंने कई बार सोचा था इस चीज़ का वीडियो बनाने का, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है और मोस्टली लोगों को ऑपरेट ही कराना पड़ता है। तो अगर मेरी प्रॉब्लम दूर हुई है तो और भी लोगों की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, यही सोचकर मैं कई बार इसका वीडियो बनाना चाहता था। लेकिन मेरा जो मेन जो चैनल है टेक्निकल शो टाइम के नाम से, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मैं रिव्यूज़ उस पर करता हूँ, तो उस पर ये वीडियो डालना मुझे सही नहीं लग रहा था। तो जब मैंने ये दिल्ली का अली नाम से चैनल शुरू किया तो मुझे लगा इस पर ये वीडियो बनाना चाहिए। इस पर भी मैंने कई बार सोचा था लेकिन वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अभी करीब 1 महीना पहले मेरे फ्रेंड को भी सेम प्रॉब्लम हुई, उन्हें भी मैंने सेम मेडिसिन बताई, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पूरी तरीके से भी ठीक नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रही है, थोड़ा फ़ायदा उसको मिल रहा है। तो मुझे लगा कि अब इसका वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए ताकि और भी लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और सभी को जो है इसका फ़ायदा मिल सके। तो मुझे तो इससे डेफ़िनेटली काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करने से पहले एक बार आप जो है जो होम्योपैथिक एक्सपर्ट होते हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, उनकी इसमें थोड़ी एडवाइस ज़रूर ले लें तो बेटर रहेगा। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।